हाँ, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया एनर्जी प्रोफाइल क्या होते हैं, प्लस हमने लास्ट लेक्चर में और क्या पढ़ा था, एनर्जी प्रोफाइल के बाद दूसरा लिविंग ग्रुप्स पढ़ लिए थे, है ना। अब है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाओ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मेनली दो टाइप के होते हैं, एक है पोलर सॉल्वेंट, पोलर जिसका डाइपोल क्या होगा, जीरो नहीं होगा। पोलर वो हो गया जिसका डाइपोल जो है वो नॉन जीरो है, और नॉन पोलर क्या होगा, जिसका कि डाइपोल जीरो है, ठीक है। तो जैसे ये क्या दिखा रहा है, देखो नेट कुछ रिजल्ट आ रहा है ना, ये 3 भाई एक तरफ, 1 भाई एक तरफ, है ना। तो फिर नेट पोलरिटी शो कर रहा है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 इस तरफ 3 उस तरफ, तो डाइपोल अपना जीरो हो गया, है ना। ऐसे सिंपल डाइपोल समझाने का तरीका है। पोलर प्रोटिक किसको बोलते हैं, पोलर प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, FON से लगा तो पोलर प्रोटिक, और हाइड्रोजन FON से नहीं लगा तो वो क्या हुआ हमारा अप्रोटिक। यानी हाइड्रोजन F से लगा यानी HF, H2O, एमोनिया, ये सब पोलर प्रोटिक हो गया। जैसे पोलर तो है यानी डाइपोल है, लेकिन HFON से नहीं लगा, जैसे ईथर, ROR, कीटोन, है ना, कार्बन से लगा है H, लेकिन डाइपोलर अप्रोटिक हो गया, ठीक है। और नॉन पोलर तो हो गया हमारा बेंजीन, ये फेमस एग्जांपल है नॉन पोलर के, बेंजीन, CCl4, इन सब के डाइपोल जीरो हैं। एल्केन्स, है ना, नॉर्मल हेक्सेन, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इसको लिखो जरा, 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, लिखो। ठीक है, चलो अब एग्जांपल ले लेते हैं। पोलर प्रोटिक, PPS मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन है, वाटर, अल्कोहल, देखो ऑक्सीजन से लगा H, ऑक्सीजन H, ऑक्सीजन H, ठीक है ना। H2S को रहने देते हैं, NH3, AgCN भी इसको रहने देते हैं। ये सब हमारे कौन से हैं, पोलर प्रोटिक है। अब ये फेमस अप्रोटिक है, इसमें देखो हाइड्रोजन कार्बन से लगा है, हाइड्रोजन कार्बन से लगा है, ये सब अप्रोटिक है। ईथर, एसीटोन, मिथाइल साइनाइड, DMS तो क्या है, डाई मिथाइल सल्फोऑक्साइड, ये अप्रोटिक है। DMF क्या है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये अप्रोटिक है ना। और ऐसे हमारा DMA क्या है, डाई मिथाइल एसिटामाइड, और एक है HMPT, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरोट्राइमाइड, है ना। ये सब एमाइड, ये सब क्या है, सब में हाइड्रोजन कार्बन से लगा है और सबके डाइपोल है, तो सब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। इनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि जब रिएक्शंस करते हैं ना हम लोग, शॉर्ट में लिखा रहता है DMSO, DMF, DMA, मतलब अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। इससे तुम्हें एसीटोन भी फेमस सॉल्वेंट है, H कार्बन से लगा है, देखो CO मतलब डाइपोल इसका है ना, इट हैज डाइपोल वैल्यू, यानी ये पोलर हुआ, और कार्बन से लगा H मतलब ये क्या हुआ, अप्रोटिक हुआ, तो हम पोलर अप्रोटिक बोलेंगे, ठीक है। इसको लिखो जरा एक बार, टाइमर चला देते हैं 60 सेकंड का।
ठीक है, चलो अब एक और फेमस सॉल्वेंट है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें सॉल्वेंट है क्राउन ईथर। क्राउन ईथर किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन के बीच में दो ऑक्सीजन के बीच में दो कार्बन से कनेक्ट कर दो, या आपने दो कार्बन से कनेक्ट किया, ये क्राउन ईथर बन गया, है ना। तो इन जनरल ऐसा होता है, इसमें एक्स क्राउन एंड वाई ईथर। हमको पूछे तो इस रेशियो में आंसर करने, किस रेशियो में? क्राउन मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन दोनों, है ना, और ईथर मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं वाई पूछूं कितने, तो आपका आंसर क्या होगा? 4। 4 कैसे बताया? 4 ऑक्सीजन मतलब 4 ईथर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज नंबर ऑफ ईथर। क्राउन मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो 2 4 2 6 8 और 4 12, इसको बोलेंगे 12 क्राउन 4 ईथर। यानी एक्स क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, वाई क्या है? ओनली ऑक्सीजन। तो समझ में आया इसको 12 क्यों बोल रहे हैं? 12 क्राउन कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब तुमको ये समझ में आ गया होगा इसमें कितने ऑक्सीजन है? 6, तो 6 ईथर। और कार्बन कितने हैं? 2 से कनेक्टेड है ना, 12 है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्राउन होंगे, तो 18 हो गए। नंबर ऑफ ईथर कितने हुए हमारे? ऑक्सीजन 6 यानी 6 हो गए, तो इसको बोलेंगे 18 क्राउन 6 ईथर। अब ये बड़ा फेमस है, ऐसा लगता है कि ये नॉन पोलर है ना। कैसे लगता है नॉन पोलर? कि इसका डाइपोल इधर है, इसका डाइपोल इधर है, कैंसिल आउट हो गया, लेकिन इसका डाइपोल कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ओवरऑल इट हैज डाइपोल वैल्यू। अब बता सकते हो इसका डाइपोल वैल्यू कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है? क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री, इसकी जो शेप है ना, वो ऐसा है, क्राउन है ना। वो ब्रिटिश क्वीन वगैरह पहनती थी ना क्राउन, वहां क्राउन पहनते हैं। अपने यहाँ पुराने जमाने में क्या होता, राजा महाराज मुकुट पहनते थे, वो बड़ा सा मुकुट होता था ऐसे कि मुकुट ग्रहण करो, ऐसा था ना। या बाहुबली में नहीं देखा ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये पहनते थे क्राउन, तो वहां से, क्योंकि ज्यादातर लिटरेचर वहां से वेस्टर्न वर्ल्ड से आया, तो उन्होंने क्राउन वर्ड यूज किया। तो क्राउन में ये जो है ना, ये सब है ऑक्सीजन। तो देखो सब ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे, तो ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब इनका डाइपोल होगा ना सबका। यानी ऐसे, या इसको ऐसे समझो, हमारे घर में होता है ना एक छोटी कटोरी, एक बड़ा कटोरा, कटोरा समझ लो, कटोरा होता है ना ऐसे, तो ऊपर की तरफ ये ऑक्सीजन है ऐसे, तो ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऐसे, तो सारा ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है ओवरऑल इसका डाइपोल होगा। और कार्बन से कनेक्टेड कौन है? H, तो ये क्या हुआ? अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोलर अप्रोटिक। ठीक है, तो इसको लिखो अच्छे से, दोनों को ड्रॉ करो। 1 मिनट का टाइमर चला देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक खास बात है कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इफेक्टिवली सॉल्वेट कैटायन। पोलर अप्रोटिक क्या होते हैं? कैटायन को बहुत अच्छे से सॉल्वेट करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। कैसे? जैसे ये सोडियम आयन है ना, और ये हमारे ऑक्सीजन के लोन पेयर है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये नेगेटिव इसको स्टेबलाइज करता है। मतलब बेसिकली क्या करता है, वो कैटायन को ट्रैप कर लेता है। वो देखा ना, एक मच्छर मारने की वो मशीन आती है ना, ऐसे घुमाते हैं तो वो मच्छर को ट्रैप कर लेता है ना। तो वैसे ये समझो कि ईथर को अगर आपने कैटायन के सॉल्यूशन में घुमाया ना उसको, यानी उसको ऐड किया, तो वो कैटायन को ट्रैप कर लेगा, क्योंकि वो इफेक्टिवली सॉल्वेट करता है। सिर्फ क्राउन ईथर ही नहीं, जैसे डीएमएसओ है, तो डीएमएसओ में क्या है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज स्टेरिकली हिंडर्ड, डीएमएसओ हो, एसीटोन हो, तो ये ऑक्सीजन इसको स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, एंड पॉजिटिवली स्टेरिकली हिंडर्ड। पॉला ब्रूस में लिखा है कि नेगेटिव इज एक्सपोज्ड, ऐसा है ना, ये देखो, ये नेगेटिव इज एक्सपोज्ड एंड पॉजिटिव इज नॉट एक्सपोज्ड, क्यों घिरा हुआ है, यानी ये नेगेटिव इफेक्टिवली स्टेबलाइज करता है।
तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो है कैटायन को इफेक्टिवली सॉल्वेट करते हैं, यानी इसको स्टेबलाइज करते हैं, एनायन को नहीं करते हैं, ठीक है ना। अभी वापस आएंगे इस पे। इसको बोलते हैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। किसके बीच में? कैटायन तो हुआ होस्ट, होस्ट मतलब सॉरी कैटायन तो क्या हुआ हमारा, होस्ट तो हुआ हमारा ईथर, गेस्ट कौन हुआ? कैटायन। जैसे कैटायन आया, गेस्ट आया, है ना, कैटायन इज ए गेस्ट, वो आके बैठा, अपन क्या करने से बोलते हैं ना भाई इसको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, और वो क्या बोलो खाना खिलाओ, है ना, ऐसा वो सब उसको करते हैं ना बढ़िया से उसको। वैसे ही कैटायन जो है वो क्या होता है, हमारा एक गेस्ट होता है। एंड क्राउन ईथर इज ए वेरी गुड होस्ट। ईथर बहुत अच्छा होस्ट है। कैटायन आएगा, बीच में बैठाएगा, जैसे हमारे घरों में होता है ना, मतलब किसी से अच्छा अपना रिश्ता हो, मामा जी आते हैं तो सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं कि मामा जी ये लाए, मामा जी वो लाए, है ना। और जिससे हमारी नहीं बनती उसके क्या होता है, बाहर से बोल देते हैं कि घर पे तो कोई है ही नहीं, कि नहीं मैं वेट कर लेता हूँ, नहीं मतलब आधे घंटे बाद आना, कि नहीं आधे घंटे बाद आऊंगे, नहीं वो तो गाँव गए हैं 4 महीने बाद आएंगे, है ना। तो डिपेंड करता है कि हमारा रिश्ता कैसे है। इनका रिश्ता बहुत अच्छा है, किसका? कैटायन का और ईथर का। लेकिन एनायन आ गया ना, एनायन, इनके साथ रिश्ते खराब है ना। जैसे बताया ना, बाहर से ही भेज देते हैं। तो रिश्ते कैसे खराब है कि ये नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करता है, यानी हमारे अंदर उसके प्रति भावनाएं अच्छी नहीं है ना, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहा है। जबकि ये डेल्टा प्लस अट्रैक्ट कर रहा है, तो रिपल्सन ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, रिपल्सन ज्यादा है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब रिपल्सन ज्यादा से क्या होगा? मोर चार्ज डेंसिटी मोर रिपल्सन। इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इसका रिपल्सन ज्यादा होगा, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी कम। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन पोलर अप्रोटिक? I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस। पोलर अप्रोटिक में यही अगर वाटर होता तो सॉल्युबिलिटी उल्टा हो जाता, F ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I, है ना। तो याद रखना कि पोलर अप्रोटिक में नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इसकी बड़ी साइज है तो लेस रिपल्सन मोर सॉल्युबल। ये हम फिंगरस्टीन रिएक्शन में यूज करेंगे इसको। तो इसको लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, चलो। तो ये अपना हो गया सॉल्वेंट पूरा। तो आपको पोलर अप्रोटिक क्या होते हैं, प्रोटिक क्या होते हैं, क्राउन ईथर क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं, ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। अब हम करेंगे इस पे एक क्विज। क्विज किस पे होगा? बेस्ड ऑन सॉल्वेंट। तो तैयार हो जाओ, पानी आनी पी लो। 15 सेकंड बाद स्टार्ट करते हैं। 15 सेकंड में पानी नहीं पी पाओगे यार, कैंसिल करते हैं। 30 सेकंड कर लेते हैं। 30 सेकंड बाद क्विज करेंगे लिविंग ग्रुप का, है ना। तो पहले आप क्विज दो, फिर आगे बढ़ते हैं।
नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है और वो टाइप कैसे दिखते हैं, टाइप के अंदर क्या क्लासिफिकेशन है। ये पढ़ने के पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि जो भी हम करने जा रहे हैं आज, है ना, यानी हम जो भी क्लासिफिकेशन करेंगे ना रिएक्शन का, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे करेंगे, बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, क्या प्रोडक्ट बनता है उसके क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बना वो रिएक्शन को क्लासिफाई करेगा। ठीक है, तो पहले आप ये लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। लिख लिया आपने? तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं एडिशन रिएक्शन, है ना। सबसे पहले एडिशन, नाम से समझ में आ रहा है एडिशन का मतलब क्या। ठीक है, कि कोई चीज ऐड हो रही है। जैसे मान लो ए हमारा कोई रिएक्टेंट है, बी हमारा सबस्ट्रेट है और ये एडअप हो गया, यानी ए क्या हुआ, रिएक्टेंट। जैसे मान लो एल्कीन है ना, एल्कीन हमारा रिएक्टेंट होगा, हम एल्कीन की रिएक्शन कर रहे हैं। बी मान लो हमारा रिएजेंट है, जैसे मान लो HBr है, Br2 है, कुछ हमने ऐड किया, वो सबस्ट्रेट है। तो ये एल्कीन हुआ, ये HBr हुआ। अगर वो दोनों एडअप हो गए, ए और बी एडअप हो गए, तो अगर वो एडअप हो गए यानी एडिशन हो गया, यानी जुड़ गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। समझे आप? ठीक है ना। तो अब आप मुझे ये बताओ कि किसी भी रिएक्टेंट में हमको रिएजेंट को ऐड करना है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए रिएक्टेंट की। sp2 है, sp3, ओपन चेन मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो बताओ इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, क्या आंसर होगा तुम्हारा। मल्टीपल भी हो सकता है इसमें से कि किस हाइब्रिडाइजेशन के कार्बन एडिशन को फेवर करेंगे। sp करेगा, sp2 करेगा, sp3 नहीं करेगा। एडिशन कब होंगे, जब उसके अंदर क्या होगा, पाई बॉन्ड होना चाहिए। पाई बॉन्ड होगा तब एडिशन होगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको लिखो आप पहले। जैसे ये एग्जांपल है, देखो, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, ये एल्कीन है। सपोज करो XY कोई रिएजेंट है, या मान लो मैंने HBr ले लिया, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। ऐसा कुछ हुआ कि एक कार्बन पे H लग गया, एक कार्बन पे Br लग गया, तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन होगी, बताओ। ये होगा एडिशन रिएक्शन। ये हमारा रिएजेंट, ये हमारा सबस्ट्रेट एडअप हो गया, एडिशन रिएक्शन। तो जब भी टाइप ऑफ रिएक्शन देखनी है, हम देखेंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ऐड हुआ, तो ये क्या हो गया, हमारा एडिशन हो गया। समझे आप? ठीक है, तो इसको लिखो पहले एक बार।
अब जैसे मैं ये पूछूं कि इनमें से कौन कौन एडिशन शो करेगा, अगर आपको ये पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन एडिशन रिएक्शन शो करेगा, है ना, जैसे आपको राइट रॉन्ग करना है, इनका बॉक्स बना दिए, इनमें से कौन कौन एडिशन शो करेगा, तो बताओ आपका आंसर क्या होगा। लिख लो, 30 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं। बताओ इसमें कौन कौन एडिशन शो करेगा, कौन शो करेगा बताओ। ये एल्काइन शो करेगा, है ना, ये sp3 कार्बन है, यहां एडिशन करेंगे तो पेंटावेलेंट हो जाएगा, ये नहीं करेगा। एल्डिहाइड करेगा, कीटोन करेगा, साइनाइड करेगा। सब में खास बात क्या है, पाई बॉन्ड है। एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब उनकी हाइब्रिडेशन sp या sp2 होना चाहिए, तो वो एडिशन फेवर कर सकते हैं। समझ गए आप। कर लिया आपने राइट रॉन्ग। अब देखो एडिशन को अपन फर्दर क्लासिफाई करेंगे। भाई एडिशन की भी 3 कैटेगरी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सबसे एक एक करके समझते हैं। भाई अब तक हमने क्या सीखा कि एडिशन रिएक्शन होती है, अब हम सीख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जैसे हमारा ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, रिएक्शन किस पे होती है, रिएक्शन हमेशा होती है रिएक्टेंट पे। और अटैक किसने किया बताओ, अटैक किया इस न्यूक्लियोफाइल ने। तो अटैक साइनाइड इज ए न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आगे आप एसिड बेस कर लो। तो मतलब ये एक ही कार्बन पे OH और साइनाइड आ गया, ये एक फेमस प्रोडक्ट है अपना साइनोहाइड्रीन। साइनो मतलब साइनाइड, हाइड्रीन मतलब OH, साइनोहाइड्रीन। ठीक है ना। तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हुई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। क्योंकि देखो एरो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है एरो से कि सर इलेक्ट्रॉन तो वहां से वहां गए। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं, फंक्शनल ग्रुप पे किसने अटैक किया। हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दिए, हो सकता है सबस्ट्रेट ने दिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पे किसका अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ऐसे ही इस पे भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, तो ये भी कौन सा एग्जाम्पल हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। समझ गए आप। तो अपन ये लिखेंगे व्हेन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन सबस्ट्रेट टेक्स प्लेस, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन सबस्ट्रेट टेक्स प्लेस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लिखो इसको, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं।
अब जैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया था वैसे ही एडिशन के अंदर हम कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। अब इसके अंदर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। तो जैसे मान लो ये HBr है, HBr ही है वैसे तो, एल्कीन की रिएक्शन हुई HBr से, है ना। इस बार एरो देखो एल्कीन की तरफ जा रहे हैं, पाई बॉन्ड, एरो मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां बनेंगे कार्बोकैटायन, ये बनेगा Br माइनस, है ना। तो एल्कीन का H+ रिएक्शन हुआ, यानी अटैक किसने किया, इलेक्ट्रोफाइल H+ ने। तो हम ये बोलेंगे ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफिलिक है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में अटैक कैटायन पे हो रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, रिएक्शन कैसे दिखते हैं, फंक्शन ग्रुप पे किस पे अटैक हुआ। आप इसको अगर पूछा था कि कार्बोकैटायन पे किसका अटैक हुआ, ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें हमेशा बोलते हैं फंक्शन ग्रुप पे अटैक। फंक्शन ग्रुप पे अटैक इलेक्ट्रोफाइल का। तो पहले आपको एडिशन देखना है, तो एडिशन क्या हुआ, एल्कीन से HBr लग गया, एडिशन हुआ, है ना। और इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ऐसे यहां देखो, पहले H+ का अटैक हुआ तो एक कार्बोकैटायन बना, फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा एंड देन डीप्रोटोनेशन। एक स्टेप और होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो मैं पूछूं आपको एडिशन हुआ, तो आप कहोगे यस एडिशन हुआ। कैसे, एल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिग्मा बना, ये एडिशन हुआ। अब मैं पूछूं कि एडिशन में ये कौन सा एडिशन है, तो आप क्या कहोगे, अटैक किसका हुआ, H+ का, यानी इलेक्ट्रोफाइल का। ये कौन सा प्रोसेस हुआ भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ गया आप। आगे बढ़े, चलो इसको लिख लो एक बार, 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। लास्ट है हमारा फ्री रेडिकल एडिशन। लास्ट क्या है हमारा, फ्री रेडिकल एडिशन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एडिशन, उसमें पढ़ रहे हैं हम फ्री रेडिकल, ठीक है। तो HBr पेरोक्साइड डालते हैं तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाता है ना। ये हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं ना, सिर्फ HBr एंटी मार्कोनिकॉफ देता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म कैसे होता है बताओ, पेरोक्साइड में सनलाइट का अटैक, RO डॉट रिएक्ट विद HBr। RO डॉट क्या करता है, इनिशिएटर है, इनिशिएट करना काम है रिएक्शन में, लो कंसंट्रेशन ऐड करना है। फिर हमारा एक्चुअल में ये Br डॉट जनरेट हुआ है ना, इसने अटैक किया एल्कीन पे, तो Br डॉट जनरेट हो गया, एल्कीन पे अटैक किया, ये बन गया 2 डिग्री रेडिकल, और HBr से H डॉट लिया। तो एल्कीन पे किसने अटैक किया, रेडिकल ने अटैक किया, है ना। तो इसको कौन सा कहेंगे, एडिशन हुआ, पहले एडिशन हुआ नहीं हुआ, हुआ, एल्कीन से HBr ऐड हो गया, ठीक है। अब एडिशन में क्या हुआ, एडिशन में Br डॉट ने अटैक किया, रेडिकल ने अटैक किया, तो रेडिकल एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। समझ गया आप, ठीक। तो कंफ्यूजन क्या होता है, हम इसको देखने लग जाते हैं इंटरमीडिएट को, हमको देखना फंक्शन ग्रुप पे। तो इसका मैकेनिज्म लिख लो, ये कौन सा एग्जांपल हुआ, फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है। और फ्री रेडिकल अलग चीज होती है, इलेक्ट्रोफाइल अलग चीज होता है। फ्री रेडिकल हाफ फिल्ड होते हैं,
इलेक्ट्रोफाइल क्या वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, पूरा वेकेंट होना चाहिए, वो इलेक्ट्रोफाइल। हाफ फिल्ड है तो फ्री रेडिकल है ना। तो लिख लो 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। चलो नेक्स्ट लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमने एडिशन किया ना, पहले हम सब्स्टिट्यूशन क्लासिफाई, इसका सब्स्टिट्यूशन को डेफिनेशन देंगे, फिर उसके अंदर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो नेक्स्ट लिखो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो नाम से समझ में आ रहा है, जैसे हमारा ए बी कोई रिएजेंट रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट है, कोई हमने सबस्ट्रेट सी डाला, ऐसा कुछ हुआ कि बी की जगह पे कौन आ गया, सी आ गया, है ना, सी आया और बी निकल गया, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, यानी बी इज रिप्लेस बाय सी। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, हो सकता है कि एटम रिप्लेस हो, ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस बाय अनदर एटम और ग्रुप, यानी एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम को दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो इसको लिख लो पहले, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, लिख लो। अब इनमें से बताओ कौन कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। इन चारों में अगर मैं पूछूं कि कौन कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, तो बताओ आपका आंसर क्या होगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करेगा, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बताओ, sp3 sp3 sp3, है ना। sp3 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और किस पे हो सकता है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल। एरोमेटिक मॉलिक्यूल क्या करेंगे कि अपनी एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन इट्स एरोमेटिसिटी, ये कौन सी रिएक्शन को फेवर करते हैं, सब्स्टिट्यूशन को, है ना। तो इनमें से कौन सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। तो इन जनरल मतलब एक सिंपल डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फेवर होता है sp3 एंड एरोमेटिक मॉलिक्यूल, इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर होता है। मैं पानी पीता हूं, तब तक तुम लिखो 40 सेकंड में।
ये तो हमने लिख ही लिया। ये भी लिख सकते हो, फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप फेवर अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। sp3 कार्बन एरोमेटिक मॉलिक्यूल फेवर सब्स्टिट्यूशन, फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कितना बढ़िया से लिखा हुआ है कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन को भी हम कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे? 3 कैटेगरी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। अब समझ में आ रहा है 3 कैटेगरी कौन सी होगी? जैसे हमने एडिशन में 3 किया था ना, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल, वैसे सब्स्टिट्यूशन में भी 3 होगा, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल। तो पहला लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो ऐसा कुछ किया हमने कि OH माइनस ने अटैक किया, I निकल गया, तो I की जगह पे कौन आ गया? OH। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। लेकिन ये अटैक किसने किया? नेगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल ने किया। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे देखिए K प्लस वगैरह ये तो इनर्ट है ना, ये तो इनर्ट होते हैं। तो SS ने अटैक किया, Br निकल गया, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमने ये पढ़ा था, इट इज ए सुपर लिविंग ग्रुप, याद है आपको, ट्रिफ्लेट। तो ये अटैक होगा, ये पूरा निकल जाएगा, तो ये बन गया ईथर, और साथ में क्या बन गया? TFO माइनस, ट्रिफ्लेट आयन। ये तीनों कौन सी टाइप की रिएक्शन हुई? ये तीनों हुई हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लिखो इसको, 30 सेकेंड में लिखो। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये कैसे जनरेट हुआ वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ऐसा कुछ हुआ कि बेंजीन ने NO2 पे अटैक किया और H+ निकल गया, तो H की जगह पे NO2 आया, तो बेंजीन पे अटैक किसका हुआ? NO2 का हुआ। NO2 कौन है? अपना इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कौन सी हुई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे मान लो R बना, बेंजीन ने अटैक किया R पे और H की जगह पे R+ आ गया, है ना। तो किसने अटैक? हम रिएक्शन बेंजीन पे कर रहे हैं और अटैक किसने किया था? इलेक्ट्रोफाइल में। और नेट क्या हुआ? नेट H की जगह पे R आ गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना। H की जगह पे NO2 आ गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन। प्रोडक्ट में तो ये पूरा क्लासिफाई होता था कि एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, है ना। उसके अंदर कौन सी कैटेगरी होगी वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा अटैक ऑन फंक्शनल ग्रुप। समझ गए आप? ठीक है ना। ये लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एक बड़ा एक फेमस पहले आता था, पहले 2-3 बार आया था जेई में, वाई बेंजीन नॉट फेवर एडिशन। एक जमाने में ऐसे क्वेश्चन भी आते थे कि वाई बेंजीन नॉट फेवर एडिशन। बेंजीन एडिशन रिएक्शन को फेवर क्यों नहीं करता है ना। तो अपन क्या आंसर करेंगे इसका कि HY ऐड किया, तो यहां क्या लगा हमारा HNY। तो ये क्या हो गया हमारा HNY जो लगा है ना, ये नॉन एरोमेटिक बन गया ना ये। तो एरोमेटिक टू नॉन एरोमेटिक बन रहा है, इसलिए रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो वाई बेंजीन विल नॉट फेवर एडिशन? बिकॉज एरोमेटिक कन्वर्ट इनटू नॉन एरोमेटिक।
HY है ना, थोड़ा ढंग से लिख लेना, इसका रीजन लिख लेना, बिकॉज एरोमेटिक कन्वर्ट इनटू नॉन एरोमेटिक। वो आपको फिर देखो कई बच्चों को डाउट भी आता है कि सर हमने कई रिएक्शन देखी है, वो एडिशन हो गया, वो फोर्सफुली रिएक्शन है ना। जैसे आपने S2 मेटल डाला, हाई टेम्परेचर प्रेशर किया, 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया, तो फिर वो एडिशन हो जाएगा। वो तो आपने फोर्सफुली कंसंट्रेशन बढ़ा दी, उसकी टेम्परेचर बढ़ा दी है, तो वो रिएक्शन हो जाती है। जनरल पूछा जाए ना भाई क्या होता था एडिशन, इसको आप ऐसे समझो कि जैसे पूछा जाए कि भाई इंसान क्या खाता है, तो हम क्या बोलते हैं, इंसान ये खाना खाता है, ये खाता है। भाई इंसान घास नहीं खाता ना, बोलते हैं ना घोड़ा घास खाता है। आप ये नहीं कहोगे सर वो एक आदमी घूम गया था पहाड़ों में, वो 10 दिन घूमता रहा, भूख लगी, उसने घास खा ली, है ना, तो खाएगा ना भाई घास, 10 दिन बाद तो घास क्या कुछ भी खाएगा वो। तो जनरल बोलना है अपने को, है ना, ऐसे कोई प्रूव नहीं करना है, ऐसे किसने पता नहीं क्या क्या खाया होगा। तो ये कौन सी कैटेगरी हुई, इलेक्ट्रोफिलिक। अब तीसरा लेते हैं फ्री रेडिकल, है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसका मैकेनिज्म आगे अपन डिस्कस करेंगे कि जैसे अपन NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड, वो क्या करता है, अल्फा H को हटा के क्या लगाता है, Br, तो H की जगह Br आ गया बाय फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ। ऐसे हमारा ये एल्कीन है NBS, H को हटा के Br लगाया, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा था, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं इस पे, ठीक है। मीथेन में Cl2 सनलाइट करेंगे, ये भी सब्स्टिट्यूशन हुआ, कैसे, H की जगह पे Cl आ गया और बाय सनलाइट मतलब फ्री रेडिकल। ये भी अपना एल्केन का मोनोक्लोरिनेशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो दोनों में H की जगह Br आया बाय फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये तीनों एग्जांपल लिख लो आप। हो गया 30 सेकेंड, चलो। थर्ड आ गया एलिमिनेशन, है ना। हमने क्या पढ़ लिया, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूल में से कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन की डेफिनेशन ये है, देखो, रिमूवल ऑफ 2 एटम और ग्रुप टू फॉर्म एल्कीन एंड अल्काइन एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। ये 99% डेफिनेशन ये वैलिड है ना। कुछ अलग केसेस भी हैं जो अपन आगे कार्बिन 19 में देखेंगे। हमको जब डेफिनेशन पूछा जाता है हम ये बोलेंगे कि भाई रिमूवल ऑफ 2 एटम और ग्रुप टू फॉर्म एल्कीन एंड अल्काइन एज ए प्रोडक्ट इज नोन एज एलिमिनेशन। जैसे मैंने इसमें H2SO4 डाला, वाटर निकाल के एल्कीन बना लिया, तो आपने रिमूवल ऑफ 2 एटम और ग्रुप टू फॉर्म एल्कीन अल्काइन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हुई, फॉरवर्ड हुई एलिमिनेशन। अब मैं पूछूं कि बैकवर्ड क्या है, तो बैकवर्ड क्या होगा बताओ, एडिशन। समझ रहे हो, एलिमिनेशन का बैकवर्ड होगा एडिशन। ऐसे ही जिंक डाल दिया ना, जिंक डस्ट हीट किया, तो यहां से Br2 निकल गया, Br2 निकल के ये एल्कीन बन गया और ZnBr2 बन गया, है ना। तो रिमूवल ऑफ 2 एटम और ग्रुप टू फॉर्म एल्कीन एंड अल्काइन, कौन सा प्रोसेस हुआ, एलिमिनेशन। और बैकवर्ड क्या होगा, एडिशन। इसको लिख लो आप, ये अपन हैलाइट चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एलिमिनेशन।
45 सेकंड का टाइमर हो गया कंप्लीट। अब लास्ट लिखो रीअरेंजमेंट, है ना। रीअरेंजमेंट क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर। ज्यादातर एग्जांपल में एक आइसोमर दूसरा आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सिस को हीट किया, ट्रांस बन गया, तो एक आइसोमर दूसरा आइसोमर में कन्वर्ट हो गया ना, तो ये क्या हुआ? हमारा रीअरेंजमेंट। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये एस्टर है, इसमें लुईस एसिड डाल के हीट करो तो ये एसिटाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाता है। ये CH3CO ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसिटाइल प्लस ऑर्थो आइसोमर। तो इसमें क्या हुआ? हमारा एस्टर जो था वो फिनॉल और कीटोन में बदल गया, है ना। एक आइसोमर दूसरा आइसोमर बदल गया, तो ये हो गया हमारा रीअरेंजमेंट। और ये कौन सा रीअरेंजमेंट हुआ भाई? इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्रेंच फ्राइज वाला फ्राइज नहीं, फ्रेंच फ्राइज बच्चों में बहुत हिट है। फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्रेंच फ्राइज से याद आया, फ्रेंच फ्राइज जो है ना वो एक्चुअल में फ्रांस का है वैसे तो, है ना। आलू वो काट के, तो वहां पे क्या है, वो बहुत सारी जगह रेस्टोरेंट में 3 ही चीज डलती है, आलू, नमक और ऑयल। लेकिन वो फुली कंट्रोल्ड है उनका, वहां पे आप मिक्स करते ही तो आप दुकान बंद है ना। तो उसी का इंडियन वर्जन आ गया। इंडियन में यहाँ चले जाओ सिटी मॉल में, सुबह जाकर आप 1 घंटे खड़े हो जाना, वो एक तेल लगाएगा उसी में तलता रहेगा वो पूरे दिन, है ना। तो पहली बार जो तेल में पहली बार जो बनता है वो नुकसान नहीं करता है, दूसरी बार थोड़ा नुकसान करेगा, तीसरी बार थोड़ा और करेगा। तो कॉन्सेप्ट वो था फ्रेंच फ्राइज का कि भाई आलू तलने हैं, और वहां ठंड होती है तो खाने में बड़ा मजा आता है, एकदम ठंड में तेज ठंड लग रही हो और गर्मा गर्म एकदम फ्रेंच फ्राइज। मानना पड़ेगा यार, मैकडी को मानना पड़ेगा दुनिया में। मतलब मैं इतने देश गया जहां भी हमें लगता है ना यार अब भूख लग रही है, अब क्या करें, तो मैकडी चले जाओ। और मैकडी में क्या होता है कि वहां पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप ऐसी जगह गए, कोरिया चले गए फॉर एग्जांपल, है ना। अब कोरिया में क्या है, वो कोरियन लैंग्वेज है, आपको तो समझ में आएगी नहीं, या फ्रेंच में फ्रांस है, जर्मन में जर्मन लिख दी उन्होंने, है ना। तो अब बताओ आपको ऑर्डर पता है कैसे करना होता है? फिर पहले आपको बोलना होता है कि मैं वेज हूँ, वेज के बाद वीगन बोलना होता है, वीगन। क्योंकि बहुत सी जगह मतलब मुर्गा मुर्गी इनके गाय वगैरह इनके मीट को भी वेज मानते हैं, उनकी नॉन वेज की डेफिनेशन अलग है ना। अपने तो भाई साहब तेल का मत जाए, है ना। और फिर वो वीगन भी बोलना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है प्लांट बेस्ड। तो ऐसा समझ में नहीं आता उनको। तो आप है ना फोटो देखनी होती है, वो बर्गर बना हुआ है, वो बना हुआ है, वो बना, उस फोटो में देखना होता है सब्जियां लगी है, अंडा वंडा तो उनका कुछ है ही नहीं यार, अंडा तो मतलब नॉर्मल है एकदम, ठीक है। तो देखना पड़ता है कि ये बर्गर, तो पूरे में आपको एक चीज वेज मिलेगी, वो मिलेगी फ्राइज, ये दुनिया में हर जगह मिलेगी। और दूसरा एक मिलेगा प्लांट बेस्ड बर्गर, जिसमें वेजिटेबल लगे होंगे। तो देश सबसे अच्छा कौन सा? भारत। खाने को भी खूब मिलता है, बढ़िया, सस्ता, सुंदर। फ्रेंच फ्राइज की 10-15 यूरो ले लेगा यार, 1000-1500 रुपए की फ्रेंच फ्राइज है, और 500-700 रुपए में तो 5 आदमी खा लेते हैं भाई। तो यहाँ जो महंगाई को गाली देता है ना, उसको जरा एक दिन मेरे पास बुला के लाना। दुनिया में सबसे मोबाइल डेटा फ्री का है इंडिया, सबसे सस्ता, क्योंकि हम इतना बड़ा पॉपुलेशन है ना यार। इंडिया चाइना में क्या है, इतना बड़ी पॉपुलेशन है कि भाई मोबाइल 50 करोड़ यूजर। अब पूरे यूरोप में 80 कंट्री है, 80 नहीं 27-28 कंट्री और पॉपुलेशन है 80 करोड़। और अपना एक देश की पॉपुलेशन है 140। अपना तो यूपी अपने आप में 20-22 करोड़ का है, तो 5-6 करोड़ का तो इंग्लैंड है, सुपर पावर बना बैठा है। 3-4 करोड़ का फ्रांस है ना। इंग्लैंड आ गया, फ्रांस आ गया, जर्मनी भी 5-6 करोड़ का, वो भी आ गया। फिर ये छोटे मोटे पोलैंड, ये तो क्या 1-1.5-2 करोड़ के हैं। फिर ये स्विट्जरलैंड 50 लाख पॉपुलेशन हो गया, 80 लाख पॉपुलेशन है। फिर ये नॉर्वे और ये सब तो अपने ऐसे हैं जैसे मतलब लखनऊ तो बड़ा बोल दिया मैंने, छोटा बाराबंकी वगैरह ऐसे, गोंडा ऐसे हैं। भारत से इसलिए तो लोग डर रहे हैं कि ये लोग सही सुधर गए ना थोड़ा से, तो भाई साहब रुके ना रुकेंगे, इसलिए अपने को उलझा के रखते हैं। वो अपने को रिलीजन में उलझा देते हैं, धर्म में उलझा देते हैं, जाति में उलझा देते हैं। उनको सब पता है कि अपन क्या कर रहे हैं, और वो उसको इंटरनली प्रमोट करते हैं। थांबा नंतर ये आता क्लास चालू है, नंतर ये
मराठी है, ठीक है, लिख लिया भाई। चलो एक अरेंजमेंट और बता, ये हमारे सिलेबस में नहीं है फ्राइज, खास बात है कि फ्राइज, हमारी इतनी फ्राइज की बातें कर ली और सिलेबस में भी नहीं है, सिर्फ मेंस के हिसाब से पता होना चाहिए कि ये फ्राइज रीअरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो हमको क्या खाना है भाई, बिहार वाले लोग हों उनको खाना है बढ़िया सत्तू, सत्तू बहुत शानदार हेल्दी है, और यूपी में भी एक से बढ़कर एक अच्छा आइटम मिलते हैं बहुत जबरदस्त। तो यहाँ से राजस्थान तो देखो थोड़ा रेगिस्तान टाइप के इलाके हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बाहर निकलते हैं यहाँ दाल बाटी चूरमा वगैरह मिलता है ना, लेकिन वेरायटी जो शुरू होती है ना वो यूपी से शुरू होती है खूब, और बिहार में तो सत्तू हिट है ही। तो एक क्लेजन रीअरेंजमेंट होता है, ये होता है एलाइल फिनाइल ईथर और एलाइल विनाइल ईथर, ये इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप ना। तो एलाइल बेंजाइल नहीं, सॉरी फिनाइल, ये एलाइल है, ये फिनाइल है, एलाइल फिनाइल ईथर को आप हीट करो, तो इसको हीट करोगे तो क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म होता है इसका। जैसे आप हीट करोगे ना तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये सिग्मा यहां शिफ्ट होगा, ये पाई यहां शिफ्ट होगा, एक पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म होता है, पेरिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक टीएस। तो देखो इससे क्या बनेगा, जब ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड यहां आ गया, ये बन गया CS2 CH डबल बॉन्ड CS2, है ना। अब इसका टॉटोमेरिज्म, इसका आप करो टॉटोमेरिज्म, तो नेट क्या हुआ, ये माइग्रेशन ऑफ एलाइल हो गया, ये एलाइल ग्रुप माइग्रेट कर गया, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लेजन। फ्राइज में क्या हुआ था, एसिटाइल ग्रुप माइग्रेट हुआ था CH3CO, और यहां पे ये एलाइल ग्रुप माइग्रेट होगा, है ना। ये सब ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेंस के हिसाब से ध्यान रखो, एडवांस में तो नहीं है ना। और आपको बहुत पढ़ना हो तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, गूगल में सर्च करना आप या चैट जीपीटी में कर लेना, क्लेजन रीअरेंजमेंट। चलो एक सवाल बताओ, क्लेजन होता कब है, फिनाइल एलाइल ईथर, ये फिनाइल है और ये एलाइल है, एलाइल क्या होता है, कार्बन नेक्स्ट टू एल्कीन, है ना, ये एलाइल ग्रुप होता है। इसको 14 कर दें और इसको हीट कर दें तो बता सकते हो ये 14 कहां है, इसको हीट करोगे तो ये पाई बॉन्ड यहां गया, ये यहां गया, ये यहां गया, जो 14 रिंग से दूर था, कहां था वो, रिंग से दूर था, वो समय के साथ पास आ गया, इसका कर दो टॉटोमेरिज्म, यानी दूर से पास आना है क्लेजन रीअरेंजमेंट। बहुत सारा एग्जांपल है इसमें फैमिली है इसकी पूरी, मतलब आउट ऑफ रिंग क्लेजन, डबल क्लेजन, यहां दोनों जगह ब्लॉक कर दो तो डबल क्लेजन हो जाता है ना, यहाँ बाई बॉन्ड लगा दो आउट ऑफ रिंग क्लेजन हो जाता है, लेकिन वो सब हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिंपल ही पता होना चाहिए ये क्लेजन होता है, ईथर का ये रीअरेंजमेंट क्लेजन होता है ना। तो इसको लिख लो बढ़िया 45 सेकेंड में। हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में सिर्फ वैसे तो रीअरेंजमेंट पिनाकोलन रीअरेंजमेंट है और एक बैकमैन रीअरेंजमेंट है, बैकमैन की भी सिर्फ एक ही रिएक्शन सिलेबस में है, कैप्रोलेक्टम, है ना, डायरेक्ट बैकमैन भी नहीं है, एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो इसको लिख लो 45 सेकंड में।
हो गया सब। अब होगा तुम्हारा एक इन पे क्विज। अब आपको क्विज ट्राई करना है, फिर डाउट सेशन अलग से अपन डाउट सेशन लेंगे, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।